प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस कर रहे हैं। ऑल इन वन की सीरीज़ में हमने आपको पूरा फिजिक्स प्रोवाइड करा दिया, हमने पूरी केमिस्ट्री प्रोवाइड करा दी, हमने आपको बायोलॉजी के पूरे सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, विश्व का भूगोल प्रोवाइड करा दिया और भारत का भूगोल प्रोवाइड करा दिया। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लेखक और उनसे रचनाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 96 क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए 96 क्वेश्चन है। यहाँ से आने वाले सभी क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, चूँकि साथ में इसकी व्याख्या भी लगी हुई है और उस व्याख्या में चारों कवि के नाम दिए गए हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा और उनकी रचनाओं के बारे में इसको पूरा वीडियो देखिएगा, तो आपके 2-3 क्वेश्चन जो साहित्य के इतिहास से आने वाले हैं या रचनाओं से, लेखक और रचनाओं से आने वाले हैं, वह आपका गलत नहीं होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। साथ में मैं आपको बताऊं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी साइंस की क्लास आपके लिए फ्री चलाई जाएगी। 25 अगस्त से आप जरूर देखिएगा। 24 को आपका पेपर है पेट का और 25 से आपकी नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप जरूर देखिएगा और उसका हिस्सा बनने के लिए आपको नीचे नंबर दिया गया, उस नंबर पर जा करके आप सुपर टेट लिख करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिंदी की आदि जननी क्या है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि संस्कृत जो है देववाणी है। देववाणी से कहाँ आई? लौकिक वाणी में। लौकिक संस्कृत से कहाँ आई? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए कहाँ पे आ गई? हिंदी में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आदि जननी कौन है यहाँ पे? तो आपकी संस्कृत हो जाएगी। आदि जननी कौन है? संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, कलर चेंज कर लिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरते हुए प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती। ठीक है, साहित्य, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो आप कहेंगे 4 कालखंडों में विभक्त किया गया। किस किस 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है? मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कौन से 4 कालखंड है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आपसे पूछा जाता है कि इन कालों के कवि कौन कौन से हैं। नीचे उन सबके प्रश्न लगे हुए हैं। इन कालों को क्या कहा जाता है? इन कालों का नाम आदिकाल किसने रखा, आधुनिक काल किसने रखा, भक्त काल किसने रखा? तो इन सबके अपने अलग अलग नाम हैं और ये सब पूछे जाते हैं। सबके प्रश्न नीचे लगे हुए हैं, आप जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? बताइए, काल से संबंधित है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? तो आप बताएंगे तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, कब से माना जाता है आधुनिक काल? आप कहेंगे 1750 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो काल है उसे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कहाँ पे? जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ पे? जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ पे हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में। विधान भवन रक्षक में ये पूछा गया है और वह भी हाई स्कूल स्तर का पेपर था। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पास करने के लिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। परिचालक भर्ती में पूछा गया है। सब हाई स्कूल स्तर के पेपर थे तो आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, पेट का भी हाई स्कूल स्तर का है। देखिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? श्रद्धाराम पिल्लौरी ने किया था, जो कि आप देखिए विधान भवन रक्षक में पूछा गया, हाई स्कूल स्तर का पेपर था। ठीक है, श्रद्धाराम पिल्लौरी ने किया था। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम पिल्लौरी ने किया था। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की थी। ठीक है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है आपको बताना है। अपभ्रंश, पंजाबी, संस्कृत, प्राकृतिक। तो कौन सी पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है? तो आप कहेंगे पंजाबी। इस 4 में जो है वो आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश भाषाएं प्राचीन भाषाएं आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? कह रहा कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य को आदिकाल, ठीक है, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल में बांटा गया है। तो यहाँ पे संयुक्त काल जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास काल में नहीं आता। सर जॉर्ज ग्रेसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। इन्होंने 10 वर्गों में बांटा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विद्वानों में मतभेद है। सर्वमान्य रूप से इसे
इस रूप में विभाजित किया जा सकता है। आदिकाल वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, ठीक है, भक्तिकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल रीतकाल कहते हैं तथा आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। संयुक्त काल हिंदी के इतिहास में नहीं आता, ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो? आपको इसका आंसर बताना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आदिकाल में। कब लिखा गया था? आदिकाल में लिखा गया था। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है? आदिकाल, ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार चंद्र बरदाई हैं। कौन है? चंद्र बरदाई हैं। इसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कह रहा कबीरदास, सूरदास, कालिदास, ये सब किस काल के कवि हैं? तो आप कहेंगे भक्त काल के कवि हैं। किसके? भक्त काल के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल कौन सा है? तो आप कहेंगे 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल है, यह कौन सा काल है? तो आप कहेंगे इस काल को हम कहेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल कहा जाता है। चलिए, निम्न में से किस धातु की भाषा बनी है? निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाष धातु से किसका निर्माण हुआ है? भाषा का निर्माण हुआ है, ठीक है। लिप की आवश्यकता होती है। तेजी से करते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को करते हुए व्याख्या को सुनते हुए चलते हैं, टाइम नहीं गंवाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें और साथ में लाइक जरूर कर दिया करिए। लिप की आवश्यकता होती है, तेजी से चलते हैं, 100 प्रश्न है और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करें। लिप की आवश्यकता होती है, जल्दी बताइए। भाषा लिखने में लिप की आवश्यकता क्यों होती? भाषा लिखने में लिप की आवश्यकता होती है। भाषा लिखने के लिए लिप की आवश्यकता होती है। लिप का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिप कहलाती हैं। भाषा के शुद्ध ज्ञान का रूप किससे होता है? भाषा के शुद्ध ज्ञान का रूप किससे होता है? तो आप कहेंगे व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से होता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न आएगा तो गलत मत करिएगा, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उन्हें गलत मत करिएगा, ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु का नाम बताना है। आप कहेंगे वल्लभाचार्य। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट, वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्ग की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा, भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, उसके बाद पुरुषोत्तम, सशस्त्र नाम आदि, ठीक है। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे सूरदास है। कौन है? सूरदास हैं। उसके बाद भक्तिकाल के सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी हैं। याद रखिएगा, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी सब में सूर आ रहा है और बेफाल लगा दीजिएगा, डायरेक्ट टिक लगा दीजिए किसको? सूरदास को, ठीक है। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? कह रहा कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी जो है ये भक्तकालीन कवि नहीं। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास ये भक्तकालीन कवि हैं, जबकि बिहारी भक्तकालीन कवि नहीं है। बिहारी रीतकाल के कवि हैं, जबकि शेष भक्तकाल के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी 700 दोहों का संकलन है। इन्हें दोहों का श्रृंगार, इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, जो सागर में गागर में सागर कहते हैं, या गागर, ठीक है, गागर में सागर कहते हैं, ठीक है। निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, बिहारी हैं और सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो आप कहेंगे बिहारी जो है ये रीतकाल के कवि हैं। कौन? बिहारी रीतकाल के कवि हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। कविवर बिहारी रीतकाल के कवि हैं। इनका प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी छायावादी कवि आते हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी छायावादी कवि आते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो आपका आंसर सही हो जाएगा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, नीचे देखते हैं। मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं, मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं कौन है? मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं हैं रत्नावली, लघु दोहा संग्रह, दोहा रत्नावली आदि, ठीक है। दोहा रत्नावली सूरदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित की गई थी। दोहा रत्नावली तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, ठीक है, रत्नावली द्वारा रचित भी मिलती है। चूँकि प्रश्न में रत्नावली दोहा संग्रह पूछा गया है, अतः स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं, ठीक है।
निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कह रहा कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस तुलसीदास के, श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की, गीतावली तुलसीदास की, भक्तमाल ये तुलसीदास की रचना नहीं है। भक्तमाल के रचयिता रचनाकार तुलसीदास नहीं बल्कि नाभादास हैं। भक्तकाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। याद रखिएगा, भक्तकाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। ठीक है। रामचरितमानस, गीतावली और कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के निवासी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो आप बताएंगे कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है। क्या है? निर्गुण शाखा में। किसमें है? निर्गुण शाखा में। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। वह निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। बीजक उनकी रचना है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? देखिए यहीं पे प्रश्न पूछ लिया गया, तो आप कहेंगे सदुक्कड़ी भाषा। कौन सी भाषा है? ग्राम पंचायत अधिकारी में इंटर लेवल का पेपर था, वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड था। कौन सा था? उदंड मार्तंड था। तो आप बताएंगे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? उदंड मार्तंड था। 30 मई 1806। ठीक है, फिर से देखते हैं। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन कलकत्ता से 30 मई 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किसका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे नामवर सिंह को, प्रेमचंद को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को और शोधकांत त्रिपाठी निराला को। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे नामवर सिंह सही आंसर हो जाते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया एक प्रश्न आपके सामने, क्या कहते हैं, देखिए। वर्ष 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचनाकृत कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। किससे? संविधान की 8वीं भाषा में जो है जितने भी वहाँ पे भाषा रखी गई हैं 8वीं अनुसूची में, सबसे संबंधित है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं से। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक और उपन्यासकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। किसको? 2018 के 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक और उपन्यासकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। मधुशाला के लेखक हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इनकी रचनाएं मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीट का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो आप कहेंगे हरिवंश राय बच्चन की। फिर से देखते हैं, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीट का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो आप कहेंगे बच्चन की, यानी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। जोहे की कली कविता के कवि कौन है? जोहे की कली कविता के कवि कौन है? तो आप कहेंगे निराला है। कौन है? निराला है। ठीक है। जोहे की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत, कुकुरमुत्ता इत्यादि। कौन? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत, कुकुरमुत्ता इत्यादि। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं? कह रहे कौन सी पुस्तक ऐसी है जो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है तो आप देखेंगे कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी प्रेमचंद की कृतियां हैं। जबकि ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी है? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो हमसे चूंकि नहीं पूछा था तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। आगे बढ़ जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तकें कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान इत्यादि हैं। निर्मला, गबन, गोदान इत्यादि हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो यहाँ पे सूरदास हैं जो अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है। चलिए
गोस्वामी विट्ठल नाथ ने संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में शामिल हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। ठीक है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे कौन है? तो आप कहेंगे पिंगल ऋषि। कौन है? पिंगल ऋषि हैं। ठीक है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि के पिंगल नाम के ऋषि थे, अतः छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा या वर्ण के सूत्र में पिरोकर की गई नई वाक्य की रचना को छंद कहते हैं। इसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, जैसे वैसे ही छंद द्वारा पद्य का। ठीक है। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप बताएंगे कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आप बता देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुतुबन मिर्गावत, यहाँ पे देखिए कुतुबन मिर्गावत और मंझन चित्रावली, ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये दोनों सुमेलित नहीं है। आंसर हम बता रहे हैं आपको। कुतुबन की रचना का नाम मिरागवत दिया गया है, जो कि गलत है। कुतुबन की रचना मृगावती, मंझन की रचना मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली है। यूपीटीपीएससी ने इसका उत्तर डी माना है। ठीक है, चलिए। कछुआ धर्म और मोरिस मोह कुठाओं किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मोरिस मोह कुठाओं किसकी रचना है? आप बताएंगे। ते है चंद्रधर शर्मा गिलोरी की। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, गिलोरी नहीं, गुलेरी की। ठीक है, चलिए। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता के उपन्यास कौन है? तो आप कहेंगे देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री। इन्होंने चंद्रकांता संतत की रचना की, जो कि 24 भागों में। सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। क्या है? सूरज का 7वां घोड़ा क्या है? उपन्यास है। आगे आ जाते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका? धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जो वर्ष 1952 में लिखा गया था। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास गुनाहों के देवता और 11 सोपानों का देश है। ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उनकी अन्य रचनाएं घंटाघर। ठीक। उसके बाद धर्मपरायण रीछ, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन आदि हैं। रीतकाल का अन्य नाम है। रीतकाल का अन्य नाम है। क्या है? रीतकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल। क्या नाम है? श्रृंगार काल। रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीतकाल कहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका नामकरण रीतकाल ही किया है। ठीक है। निम्न में से कौन जीवनी है? कह रहा कौन ऐसा है जो जीवनी है? तो यहाँ आप देखेंगे आवारा मसीहा जो है जीवनी है। तो यहाँ पा जाते हैं आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की कृति है। यह बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। ठीक है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है तथा नीट का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? बाब। पंथ किस लेखक की? क्वेश्चन का स्तर आप देख सकते हैं। तो ये है मुंशी इंसाअल्लाह खान। ठीक है, तुक्का लगा सकते थे। निम्नलिखित पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? जल्दी बताइए। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? 4 पत्रिका दी गई, उसमें पूछ रहा है कवि वचन सुधा किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकली।
वैष्णव भक्त के प्रचार के लिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से होती हैं। इसका आंसर आप आबकारी सिपाही में देखने को पा सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने, ठीक है, चंद्रबरदाई ने लिखा था। और उसके बाद चंद्रबरदाई ने, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आप कहेंगे परीक्षा गुरु। कौन है? परीक्षा गुरु है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, गबन मुंशी प्रेमचंद तथा तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। फिर से देखते हैं, आनंदमठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। गबन मुंशी प्रेमचंद का और तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शन आपको बताना है। भारतेंद्र युग में। किस युग में? भारतेंद्र युग में हुई थी। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। चूंकि भारतेंद्र युग लगभग 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, अतः नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई। द्विवेदी युग लगभग वर्ष 1900 से 1920 तक माना जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल कब है? तो कहेंगे आप सन 1864 से लेकर के 1938 तक। ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है टीजीटी पीजीटी का पेपर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटी+सी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में तथा मृत्यु 1938 में रायबरेली में हुई। हिंदी गद्य एकरूपता लाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने लेखकों का ध्यान हिंदी के प्रचार प्रसार तक परिमार्जन करते हुए उनके अभावों को दूर करने की ओर, ठीक, सुधार किया, सुधार बल दिए। ठीक, चलिए आगे। मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा पत्रिका का संपादन नवंबर 1910 में इलाहाबाद प्रयागराज से हुआ था। इसके प्रथम संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकांत मालवीय थे। पत्रिका को नया स्वरूप बाबू संपूर्णानंद ने प्रदान किया। इस पत्रिका में राजनीतिक लेख छपते थे। इन्होंने मर्यादा और टुडे नामक अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाओं का संपादन किया। वर्ष 1921 में ज्ञान मंडल प्रकाशन काशी के मासिक पत्रिका मर्यादा का अधिग्रहण किया और डॉक्टर संपूर्णानंद के संपादकत्व में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। अंग्रेजी दैनिक टुडे का भी संपादन डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया था। पद्मिनी चित्रिणी, उसके बाद संखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? नायिकाएं होती हैं, ठीक है। कौन होती हैं? नायिकाएं होती हैं। चलिए, ठेठ हिंदी का ठाठ 100 क्वेश्चन है, आप पूरा करके जाइएगा। 50 क्वेश्चन नंबर पे पहुंच चुके हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन और लाइक जरूर कर दीजिए। शेयर आपकी अपनी इच्छा है, वो इच्छा हो तो जरूर करिए, ना इच्छा हो तो मत करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करना तो भूलिए ही मत। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। कौन है? महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी बता दिए। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? और ये पेट में क्वेश्चन छपने वाला है, तो कहीं नोट कर लीजिए, इसे पेट में आपसे पूछा जाएगा। तो वो रचना कौन सी है? यामा है। कौन सी है? यामा है, ठीक है। महादेवी वर्मा को यामा काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी अन्य रचनाएं नीरजा, रश्मि, निहार, स्मृत की रेखाएं इत्यादि हैं। साकेत महाकाव्य की रचयिता हैं।
साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं कौन? तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएं यशोधरा, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी आदि। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी, उर्वशी, आशु, झरना, लहर आदि। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं चितंबरा, पल्लव, उत्तरा, लोकायतन, युगवाणी, ग्राम्या आदि। नागार्जुन की रचनाएं हैं अकाल और उसके बाद, युगधारा, भस्मांकुर आदि। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती आदि हैं। कबीर के समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया था? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? नहीं क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। मूर्त पूजा का विरोध, जात प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, और कहाँ पे? तो यहाँ पे इसका उपदेश नहीं दिया था। ठीक है, चलिए, और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो आप कहेंगे समासोक्ति है। क्या है? समासोक्ति है। समासोक्ति है। ठीक है, चलिए, जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है। हिंदी आकृत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृत की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो आप कहेंगे श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। योगात्मक भाषा, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। कौन सी? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंशों से हुआ। 10वीं शताब्दी तक आते आते आधुनिक आर्य भाषाओं ने अपने को अपभ्रंश से अलग कर लिया। हिंदी इन आधुनिक आर्य भाषाओं में एक प्रमुख भाषा है। वह सौरसेनी अर्धमागधी अपभ्रंशों से निकली सभी बोलियों में प्रमुख होते हुए 20वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई। भाषाओं के आकृत मूलक वर्गीकरण के अनुसार कहा जा सकता है कि आज भी हिंदी बहिर्मुखी क्या है? श्लिष्ट, और उसके बाद योगात्मक भाषा है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र है। गोदान के रचयिता हैं। गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। चलिए, उसके बाद गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ठीक है, कायाकल्प आदि। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं ईदगाह, कफन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात आदि। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजा राममोहन राय ने। कौन? राजा राममोहन राय ने। किसने सुझाया था? राजा राममोहन राय ने। चले, देश के राष्ट्रभाषा के प्रति जागृत सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई। सबसे पहले ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राममोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। फिर केशवचंद सेन अपने समाचार पत्र में लिखा केशवचंद सेन ने अपने, ठीक है, ने कर लो, केशवचंद सेन ने अपने समाचार पत्र में लिखा, हिंदी ही अखिल भारत की जाति भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। अतः स्पष्ट है कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? कह रहा कौन सा नाटक ऐसा है जो बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो आप कहेंगे विद्या सुंदर। कौन है? विद्या सुंदर। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? कह रहा मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो आप कहेंगे सुंदर। किसने? सुंदर ने। चलिए, सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें शाहजहां ने पहले कविराय और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? कह रहा कौन ऐसे हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो आप कहेंगे कबीर दास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। तो आप कहेंगे भट्ट केदार। कौन है? भट्ट केदार है। कौन है? भट्ट केदार हैं। ठीक है, चलिए,
उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? तो आप बताएंगे उर्वशी किसका काव्य है? मैथिली रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कविता संग्रह है। इनके अन्य कविता संग्रह रश्मरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेणुका है। कौन है? परशुराम की प्रतिज्ञा और रेणुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो आप कहेंगे द्विवेदी युग से। किस युग से? द्विवेदी युग से। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से। इस युग में संबंधित अन्य कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि हैं। ठीक है, जयद्रथ वध किसकी रचना? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारती। द्वापर, झंकार, जय भारती और पंचवटी, साकेत, यशोधरा किसकी रचना है? तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कह रहा कौन सी ऐसी रचना है जो नागार्जुन की रचना नहीं है? तो आप बताएंगे दादा कामरेड, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो आप कहेंगे ये तीनों रचनाएं, एक सेकेंड, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो आप कहेंगे नागार्जुन की। जबकि दादा कामरेड ये रचना किसकी है? उनकी नहीं है, नागार्जुन की रचना नहीं है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसने इसको कहा है? हरशंकर परसाई ने। किसने कहा? हरशंकर परसाई ने। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य व्यंग क्रम संग्रह हैं जैसे बैसड़ों का फिसलन, विकलांग, श्रद्धा का दौर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करिए। ठीक है, सुमेलित करके आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पे निर्मल, यहाँ पे इसको छोटा करें तब आप देख पाएंगे। चलिए, तो आप कहेंगे निर्मला। निर्मला किससे संबंधित है? उपन्यास है। चिता के फूल, चिता के फूल क्या हैं आपके? तो चिता के फूल आपका हो जाएगा निबंध। वरदान, वरदान क्या होगा? वरदान क्या होगा? वरदान आपका कहानी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए, निर्मला उपन्यास है, चिता का फूल क्या है? निबंध है। वरदान कहानी है और भारत दुर्दशा नाटक है। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो आप कहेंगे खड़ी बोली में। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्त किसकी है? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्त किसकी है? तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, चलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण को इस ग्रुप में रखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित हो जाता है कि जनता की चित्तवृत्ति के पर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। यहाँ आप देखिए कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन किससे संबंधित है। तो आगे इनके बारे में लिख दिया, नहीं लिखा गया। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख लेते हैं। कह रहा है पहला आपका, भक्ति नहीं ज्ञानन नहीं कछु भेदा। तो यह किसकी रचना है? तुलसीदास की। ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए किसका? बिहारी का। और बतरस ललसा लाज, एक मिनट, ये उपमान मैले हो गए अज्ञे क्या है? और बतरस ललसा लाल की बिहारी का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये तो बताना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, रामचरित के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, वैरव रामायण, रामलला नक्षु आदि हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो आप कहेंगे द्विवेदी युग की। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है।
सुमित्रानंदन पंत को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंदन पंत को किस कृत पर चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, 25 क्वेश्चन और बचे हुए, पूरा करके जाइएगा। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे आपका सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, यहाँ आप देख लेते हैं, निर्मला उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। इनकी अन्य प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है कंकाल। यशपाल द्वारा लिखित दिव्या, और भीष्म साहनी द्वारा लिखित क्या है? तमस है, तमस। ठीक है, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर सही हो जाता है। कौन से? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। हुंकार काव्य रचना के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसमृति आदि। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, साकेत, यशोधरा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और नागार्जुन की रचनाएं, युगधारा, भस्मांकुर आदि हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। अच्छा, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, कौन थे? तो आप कहेंगे प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काव्य की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काव्य की रचना है? तो आप कहेंगे आदिकाल की रचना। कब की? आदिकाल की रचना। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ जाते हैं, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह? हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह? तो आप कहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है बादल की मृत्यु। कौन है? बादल की मृत्यु। देखते हैं, कुछ आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी रचना बादल की मृत्यु को हिंदी की प्रथम एकांकी कहा जाता है। कौन? बादल की मृत्यु को हिंदी का प्रथम एकांकी कहा जाता है। ठीक है, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप कहेंगे विज्ञान गीता। कौन है? विज्ञान गीता। और उसके बाद विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया और केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ज्ञानदीप शेख नवी की। किसकी? शेख नवी की रचना है। ज्ञानदीप की रचनाकार शेख नवी है। रहीम की रचना है रहीम, दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि हैं। भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक आदि हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका याद रखिए केशव प्रसाद ने की थी। किसने? केशव ने की थी। किसने की थी? केशव ने की थी। कवि केशव की रचनाएं कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला और रतन बाबनी है। कौन है? रतन बाबनी है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो आप कहेंगे गुंडा है, सॉरी, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो आप कहेंगे ग्राम में। कौन है? ग्राम में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुंडा, सालवती और इनकी कहानियाँ और छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप तथा इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। चलिए इधर आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन? बस आपके 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा करके जाइएगा, बीच में छोड़िएगा मत। चलिए, आधे अधूरे, ये देखिए एक तो छूट गया था यहाँ पे। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे नाटक है। आधे अधूरे क्या है? नाटक है। आधे अधूरे क्या है? नाटक है। चलिए, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना थी प्रवाद पर्व। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका स्टैटिक जीके का भी काम करेगा और हिंदी का भी काम करेगा, 14 सितंबर को। ठीक है, और हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस फिर देखिए वही पूछ लिया, 14 सितंबर को। ठीक है, सितंबर में 5 तारीख को क्या मनाया जाता है? जल्दी बताइए। 5 तारीख को टीचर्स डे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। ठीक है, उसके बाद 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए एक तो और बता दिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा एक तो और हम खुद बता देंगे,
आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आप कहेंगे 8 मार्च। और अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस तो आप कहेंगे 13 फरवरी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। उसके बाद आपको बताना है कमेंट करके कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, तो आप कहेंगे इंदुवती है। कौन है? इंदुवती है। चलिए, और उसके बाद वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप कहेंगे नासिरा शर्मा को। और इस प्रकार से आज के आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। इसको आपको पूरा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, वर्ष 2016 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 का हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनकी रचना विश्वमिथ कसरिक्त सागर के लिए दिया गया था। और वर्ष 2018 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुग्दल को उनके उपन्यासकार पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए दिया गया था। ठीक है, और 2019 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को उनकी रचना छीलते हुए अपने को, ये पूछा गया, कई बार पूछा जा सकता है आपके पेट में, तो याद रखिएगा 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को दिया गया, जो कि छीलते हुए अपने को के लिए उनकी रचना है। छीलते हुए अपने को, इसके लिए उनको दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।